हेलो दोस्तों, मैं अमित प्रशांत, योर जीए एडुकेटर। आप सभी का स्वागत है हमारे जनरल इकोनॉमी के सेशन में। आज के सेशन में हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉपिक से हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। बैंकिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? बैंकिंग प्रणाली को भारत में कितने प्रकार में डिवाइड किया गया? सो द राइट आंसर इज 2। तो आइए समझते हैं और देखते हैं कि कैसे बैंकिंग प्रणाली को दो टाइप में डिवाइड किया गया या दो प्रकारों में डिवाइड किया गया। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंट्री में जो बैंकिंग सिस्टम को डिवाइड किया है वो दो टाइप में किया है। एक होते हैं आपके शेड्यूल्ड बैंक और एक होते हैं आपके नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब अंतर क्या है इन दोनों में? अंतर ये है कि जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो ये है कि आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 शेड्यूल 2E, शेड्यूल शेड्यूल 2E के अंतर्गत, शेड्यूल 2E के अंतर्गत जो बैंक आते हैं दे आर नोन एज शेड्यूल बैंक, शेड्यूल 2E। ओके, और जो शेड्यूल 2E के अंतर्गत नहीं आते हैं दे आर नॉन शेड्यूल बैंक। ये डेफिनेशन हो गई, यही डेफिनेशन है। अब ये शेड्यूल 2E के अंतर्गत जो ये बैंक आ रहे हैं इनमें क्या स्पेशलिटी है? 2E के अंतर्गत जो बैंक आ रहे हैं उन्हें कुछ आरबीआई की मैंडेटरी गाइडलाइन को फॉलो करना होता है और ये उनके लिए कंपलसरी है। ये गाइडलाइन नॉन शेड्यूल बैंकों के लिए कंपलसरी नहीं है। अगर शेड्यूल बैंक उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो इन बैंकों के ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है, फाइन लगा दिए जाते हैं आरबीआई द्वारा। बट नॉन शेड्यूल बैंक अगर इन्हें मेंटेन नहीं करे तो आरबीआई इनके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाती है। तो क्या वो मैंडेटरी गाइडलाइन है जो इन शेड्यूल बैंकों को फॉलो करना होता है? तो इन शेड्यूल बैंकों को सीआरआर मेंटेन करना कंपलसरी है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। अभी आप इतना समझ लीजिए कि बैंकों में जो भी डिपॉजिट आता है उस डिपॉजिट का कुछ सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व मेंटेन करना होता है बैंकों को, कि उनके पास जो भी डिपॉजिट आया दिन भर में उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व मेंटेन करेंगे। रिजर्व है, फ्यूचर के लिए रिजर्व होगा, तो ये मेंटेन करना मैंडेटरी है, डेली बेसिस पे मेंटेन किया जाता है। और अगर कोई बैंक मेंटेन नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाती है। पहली बात। दूसरी बात, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो एसएलआर की अगर हम बात करें ये भी एक सर्टेन परसेंटेज है जो बैंकों को अपने पास मेंटेन करना होता है। जो भी बैंकों में दिन भर डिपॉजिट आ रहा है उस डिपॉजिट का कुछ सर्टेन परसेंटेज बैंक अपने पास मेंटेन करते हैं। ओके, और कुछ परसेंटेज आरबीआई के बाद मेंटेन करते हैं। तो दो आरबीआई के बाद मेंटेन कर रहे हैं वो सीआरआर के फॉर्म में मेंटेन किया जाता है और जो अपने बाद मेंटेन करते हैं एसएलआर के फॉर्म में मेंटेन करते हैं। तो ये दोनों ही मेंटेन करना मैंडेटरी है। तीसरा अगर हम देखें कार कैपिटल एडुकेसी रेशियो। तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो की अगर हम बात करें ये शेड्यूल बैंकों को फॉलो करना कंपलसरी है, मेंटेन करना। कार भी आप एक समझ लीजिए एक तरीके का बफर है जो बैंकों को मेंटेन करना होता है और ये जो बफर बैंक मेंटेन करते हैं वो अपनी असेट या अपनी प्रॉफिट से मेंटेन करते हैं। तो ये भी बैंकों का बफर है जो बैंकों के फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। तो ये शेड्यूल बैंक जो है ये लार्ज बैंक है। देखिए, भारत में जो शेड्यूल बैंक हैं वो आपके जितने भी जो आप सारे बैंक देखते हो, जितने भी आपके कमर्शियल बैंक हैं वो सारे शेड्यूल बैंक हैं। उसमें आपके सरकारी बैंक भी आ जाएंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उसमें आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, देन उसमें आपके ग्रामीण बैंक भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। देन अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत कोऑपरेटिव बैंक भी आ जाते हैं। तो जितने भी आपके ये बैंकिंग सिस्टम है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट, आरआरबी, कोऑपरेटिव, ये सारे के सारे शेड्यूल बैंक के अंतर्गत आते हैं। और शेड्यूल बैंक के अंतर्गत वो बैंक आते हैं जो शेड्यूल 2E के अंतर्गत हैं और शेड्यूल 2E के अंतर्गत बैंकों को ये फॉलो करना मैंडेटरी है। नॉन शेड्यूल बैंकों को ये फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। नॉन शेड्यूल बैंकों के अंतर्गत अगर हम देखें तो सिर्फ 4 बैंक है भारत में, जो 4 लोकल एरिया बैंक हैं। लोकल एरिया बैंक, इन्हें शॉर्ट में अगर हम देखें तो लैब बोलते हैं, लैब। तो जो सिर्फ 4 लोकल एरिया बैंक है जो लोकल एरिया में स्मॉल सर्कल में ये बैंक ओपन है और ये सिर्फ स्मॉल एरिया में ही बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इनका जो बिजनेस है, इनका जो मॉड्यूल है वो लार्ज नहीं है। ये शॉर्ट अगर हम देखते हैं अपने मॉड्यूल को रखते हैं और ये सिर्फ 4 ही है भारत में। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक आपने सुना होगा कैपिटल लोकल एरिया बैंक या कृष्णा समृद्धि लोकल एरिया बैंक। तो काफी मेरा अगर बात करें सिर्फ 4 लोकल एरिया बैंक हैं और ये नॉन शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल।
विच इज द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश इन इंडिया? भारत में पहला बैंक जो स्थापित हुआ था वो कौन सा था? भारत में जो सबसे पहला बैंक स्थापित हुआ था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसका नाम जरूर बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, बट द बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स एंड द बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1770, 1770 में ये बैंक स्थापित हुआ था। कहां पर स्थापित हुआ था? ये बैंक कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ठीक है। आगे जाके ये बैंक फेल्ड हो गया और ये जो फेल्ड हुआ वो 1831-32 में ये बैंक फेल्ड हो गया था। क्लियर? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज द फर्स्ट बैंक टू एस्टैब्लिश इन इंडिया एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स। इसका नाम हिंदुस्तान था, बट ये ब्रिटिशर द्वारा स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। When did the first nationalization of bank take place? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बैंकों का? राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि भारत सरकार ने कुछ प्राइवेट बैंकों को अपने अंडर ले लिया था। और ये जो भारत सरकार ने प्राइवेट बैंकों को अपने अंडर लिया था वो 1969 में लिया था। आजादी से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, अगर हम देखें तो बहुत सारे भारत में बैंक थे और वो सारे ही सारे बैंक प्राइवेट बैंक थे। ये जो प्राइवेट बैंक थे ये आजादी के बाद भी एज अ प्राइवेट बैंक वर्क कर रहे थे और ये प्राइवेट बैंक सिर्फ अर्बन एरिया में बैंकिंग प्रोवाइड करते थे और रूरल एरिया में बैंकिंग प्रोवाइड नहीं करते थे। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 70% प्लस जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में डिपेंड करती है। ठीक है। अब हमें पूरे देश को आगे बढ़ाना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरे देश को आगे बढ़ाना था, ऐसा नहीं है सिर्फ अर्बन एरिया को ही ग्रो करना था। तो ये जो प्राइवेट बैंक है ये सिर्फ इन्हें बैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि रिचर आर गेटिंग मोर रिचर एंड पुअर आर गेटिंग मोर पुअर। गवर्नमेंट को इनकम इनक्वालिटी की गैप को खत्म करना था और जन जन तक बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड करनी थी। जब सबको बैंकिंग सुविधा या लोन या फाइनेंशियल सर्विसेज मिलेंगी तो हर कोई आगे बढ़ पाएगा, चाहे वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो, चाहे वो बिजनेस के सेक्टर में हो, सबको फाइनेंस की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो जन जन तक बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 19 जुलाई डेट इंपॉर्टेंट है, 1969 में 14 बैंकों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अंडर लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 14 बैंकों के 51% जो शेयर्स है वो अपने अंडर ले लिए थे। क्लियर है? तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों को, 14 प्राइवेट बैंकों को भारत सरकार ने अपने अंडर लिया, जिसमें आपका पीएनबी भी है, देना बैंक भी है, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। जितने भी जो आज हम सरकारी बैंक देखते हैं वो सारे के सारे उस समय एज अ प्राइवेट बैंक रन हो रहे थे 1969 से पहले। 1969 में भारत सरकार ने अपने अंडर ले लिया। तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1980? 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण का मतलब मैंने बताया कि भारत सरकार ने अपने अंडर लिया, तो 1980 में जन जन तक, भाई देश बहुत बड़ा था, वो जो बैंक थे वो भी कम पड़ रहे थे, हमें और बैंकों की आवश्यकता थी जन जन तक, हर एक तक बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड करने की, फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की। तो भारत सरकार ने और बैंकों को अपने अंडर लिया और भारत सरकार ने 1980 में 6 बैंकों को फिर से अपने अंडर लिया। देखिए जो नेशनलाइजेशन हुआ इंडिया में वो 2 फेज में हुआ, एक 1969 में हुआ और एक 1980 में हुआ। ये कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1969 में 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे और 1980 में 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे। टोटल भारत में 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में जो नेशनलाइज बैंक हैं वो कितने हैं? आई होप आप सबको पता होगा कि बहुत सारे बैंक मर्ज हो गए हैं। तो प्रेजेंट में जो नेशनलाइज बैंक है टोटल 11 है, यानी 9 बैंक भारत में मर्ज हो चुके हैं अब। ठीक है। तो जब 1969 और 1980 को मिला के टोटल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 20 प्राइवेट बैंकों को भारत सरकार ने अपने अंडर लिया था विद 51% ऑफ ओनरशिप। और ये जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इसकी जो इनिशियल कैपिटल थी, पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि जो इनिशियल कैपिटल थी वो कितनी थी? इनिशियल कैपिटल थी इसकी 50 करोड़। और जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इनकी जो इनिशियल कैपिटल थी, इसकी इनिशियल कैपिटल थी 200 करोड़। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। आफ्टर नेशनलाइजेशन इन 1955 विच बैंक वॉज नेम्ड एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? जब 1955 में निम्नलिखित में से कौन से बैंक को भारत सरकार ने अपने अंडर ले लिया? भारत सरकार ने इसे अपने निम्नलिखित में से एक बैंक को अपने अंडर लिया और उसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया। ऑप्शन में बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान या बैंक ऑफ कलकत्ता।
आई होप आपको इसका सही आंसर पता होगा। द राइट आंसर इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार ने अपने अंडर लिया 1955 में, और इसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1921 में। और ये भी अगर हम देखें, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी जो ये बना था, ये 3 बैंकों को मर्ज करके बना था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ये अगर हम देखें, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों की तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे, और इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज किया गया था 1921 में, और इसका नाम चेंज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रख दिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अगर बात करें तो कंट्री में सेंट्रल बैंक आरबीआई के स्थापित होने से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही एज अ सेंट्रल बैंक कार्य करता था कंट्री में, और यही एज अ कमर्शियल बैंक भी कार्य करता था आरबीआई के स्थापित होने से पहले। फिर जब आरबीआई स्थापित हो गया तो आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक कार्य करने लगा, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एज अ कमर्शियल बैंक कार्य करने लगा। देश आजाद हो गया। आजादी के बाद वही बात है कि सारे के सारे बैंक प्राइवेट बैंक थे। अब सरकार ने पहला जो स्टेप लिया जो जन जन तक बैंकिंग प्रोवाइड करने का, वो यही किया कि उन्होंने एक बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये इसके जो शेयर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परचेज किए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके 100% शेयर परचेज किए। और ये जो इस बैंक को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अंडर टेक लिया, वो एडी गोरेवाला कमेटी के रिकमेंडेशन पे लिया। एडी गोरेवाला कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसे अपने अंडर लेके इसे 1955 1 जुलाई 1955 में इसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, एज अ सरकारी बैंक। ठीक है, तो सबसे पहला जो सरकारी बैंक था भारत में वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, विद 100% ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें आरबीआई की भी उस समय ओनरशिप थी, तो हम गवर्नमेंट आरबीआई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आता था। तो हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे समझ रहे हैं कि 100% ओनरशिप के साथ एडी गोरेवाला कमेटी, कमेटी इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए, एडी गोरेवाला कमेटी के रिकमेंडेशन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक इज नॉट नेशनलाइज्ड इन 1980? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जो 1980 में जिसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? ऑप्शन में है आंध्र बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक या विजया बैंक। आई होप आपको इसका सही आंसर पता होगा, एंड द राइट आंसर इज देना बैंक। ठीक है, राइट आंसर इज देना बैंक। क्योंकि आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, इन सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। मैंने बताया भी था कि 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 4 तो ये हो गए, 2 और बचे। एक था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, अभी हाल ही में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पीएनबी में मर्ज हो गया 2020 में। ठीक है, और एक और बैंक था, कौन सा? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया भी पीएनबी में मर्ज हुआ था, बट ये जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी में मर्ज हुआ था, ये 1993 में मर्ज हुआ था पीएनबी में, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तो अभी मर्ज हुआ है 2020 में। क्लियर? विच बैंक वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया? पहला बैंक जिसने भारत में क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया। क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी है, क्रेडिट कार्ड को जो इंट्रोड्यूस किया था, वो किया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड को 1980 में इंट्रोड्यूस किया है। 1980 में क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में, वो 1911 में हुआ था। इसकी टैगलाइन भी यही है, सेंट्रल टू यू सिंस 1911। देन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अगर हम देखें तो फर्स्ट स्वदेशी बैंक भी है, पहला स्वदेशी बैंक। भारत में 1905 में एक मूवमेंट चला था, स्वदेशी मूवमेंट। तो उस स्वदेशी मूवमेंट के तहत भारत, जो भारतीय थे, वो जितने भी ब्रिटिश गुड्स हैं या ब्रिटिश सर्विसेज हैं, उन्हें बॉयकॉट कर रहे थे। तो उसी मूवमेंट के तहत ये बैंक स्थापित हुआ था। यानी ये इस बैंक में ब्रिटिशर्स का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, पूरी कैपिटल इंडियंस की थी, पूरा मैनेजमेंट इंडियंस का था, और पूरी तरीके से जो वहां पे जॉब कर रहे थे या जो इसे रन कर रहे थे वो इंडियंस ही कर रहे थे। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट बैंक which was established in 1911, and it was the first Swadeshi bank. Then, which bank was the first to provide mobile ATM? पहला बैंक जिसने मोबाइल एटीएम इंट्रोड्यूस किया। मोबाइल एटीएम का मतलब क्या हो गया? जो मूव कर सके, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। यानी जो जो 4 व्हीलर में बहुत सारे जो एटीएम होते हैं, एटीएम कैसे जो इंस्टॉल्ड होते हैं 4 व्हीलर में, और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे होते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके की जो फैसिलिटी है वो आईसीआईसीआई बैंक ने सन 2002 में इंट्रोड्यूस की थी। तो पहला जो मोबाइल एटीएम जो हमारे हाथ में मोबाइल है वो वाला नहीं, जो मूव कर सकता हो एक जगह से दूसरी जगह, मुंबई में इस सर्विस को लॉन्च किया गया था। एंड आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई है। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है हम है ना। क्लियर है? आगे देखते हैं। व्हेन डज रीजनल रूरल बैंक फॉर्म? भारत में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? भारत में ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में हुई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन 1975 में भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। रीजनल रूरल बैंकों की स्थापना की गई। ऑब्जेक्टिव क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब हमें पता ही है कि हमारी जो 70% प्लस पॉपुलेशन उस समय डिपेंड थी रूरल एरिया में थी। तो सिर्फ रूरल एरिया पे ही फोकस करने के लिए, सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही फोकस करने के लिए एक पर्टिकुलरली फोकस बैंक स्थापित कर दिया गया। नेशनलाइजेशन तो किया ही गया था बैंकों का, बट वो जो बैंक थे वो एग्रीकल्चर लोन भी दे रहे थे, वो कॉर्पोरेट लोन भी दे रहे थे, वो होम लोन भी दे रहे थे, वो एजुकेशन लोन भी दे रहे थे। बट ये जो बैंक थे ये सिर्फ एग्रीकल्चर लोन पर ही फोकस करते थे, या एग्रीकल्चर क्रेडिट या एग्रीकल्चर या रूरल एरियाज के डेवलपमेंट पे फोकस करते थे। और उस ऑब्जेक्टिव के तहत ही इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी विद आरआरबी एक्ट। इसका जो एक्ट है वो 1976 में बना था। जनरली क्या होता है कि बॉडी बाद में स्थापित होती है, पहले एक्ट बनता है। जैसे आरबीआई के बारे में देखा था कि आरबीआई का जो एक्ट है 1935 में जो आरबीआई फॉर्म्ड हुआ, वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ था। ठीक है? तो आरबीआई 1934 के एक्ट के तहत स्थापित हुआ था। उसका एक्ट पहले बना था, बॉडी बाद में स्थापित हुई थी। बट इसमें क्या हुआ, इसकी बॉडी पहले स्थापित हो गई और इसका जो एक्ट बना वो बाद में बना। ठीक है? तो एक ऑर्डिनेंस पास करके बॉडी स्टैब्लिश कर दी गई थी और विद इन 1 ईयर एक्ट बन गया। एक्ट में क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर हुज रिकमेंडेशन डिड आरआरबी वॉज फॉर्म? आरआरबी की जो स्थापना हुई वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुई? तो ये जो मैंने आपको रिपोर्ट बताई कि इतनी परसेंट पॉपुलेशन डिपेंड थी, इतने इस सेक्टर पे को स्पेसिफाई किया गया, इस सेक्टर पे फोकस किया गया, इस सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया और इस सेक्टर की नीड्स को समझा गया, ये जो पूरी एक रिपोर्ट तैयार करी और इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि भारत में ग्रामीण बैंक होने चाहिए, वो रिकमेंडेशन दी थी नरसम्मन कमेटी ने। तो नरसम्मन कमेटी के रिकमेंडेशन पे आरआरबी की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है, तो आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है? अगला सवाल। अंडर विच एक्ट डस बैंक्स आर क्लासिफाइड? बैंकों को किस एक्ट के तहत क्लासिफाइड किया गया? जितने भी भारत में बैंक है वो किस एक्ट के तहत क्लासिफाइड है? चाहे वो आपके आपके जितने भी जो जब सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, तो किस एक्ट के अंतर्गत उन्हें क्लासिफाई किया गया? तो द बैंक आर क्लासिफाइड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक लॉन्च द फर्स्ट टॉकिंग एटीएम? पहला बोलता हुआ एटीएम फॉर विजुअली इंपेयर्ड, जो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन है उनके लिए, और कहां पर खोला गया था? तो पहला टॉकिंग एटीएम विजुअली इंपेयर्ड पर्सन के लिए जो ओपन किया गया था वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किया, और ये गुजरात में किया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने गुजरात में किया था 2012 में। 2012 में किया था। ठीक है? अहमदाबाद में किया था। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना की थी, जो उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, वो महात्मा गांधी जी ने रखा था 1919 में। एक क्वेश्चन आता भी है कि जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी वो किसने की थी? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने की थी, महात्मा गांधी जी का हाथ लगा था इसमें, तो इस वजह से ये थोड़ा उस सेंस में इंपॉर्टेंट बन जाता है। और गुजरात महात्मा गांधी जी की बर्थ प्लेस है, तो वहीं पर ही ये पहला एटीएम स्टार्ट किया था। नेक्स्ट। हु स्पॉन्सर्ड द फर्स्ट नेम प्राथमा ग्रामीण बैंक इन उत्तर प्रदेश? तो जो पहला ग्रामीण बैंक था, जो 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित हुआ था, पहला ग्रामीण बैंक, वो आपका प्रथमा ग्रामीण बैंक था। अब जो प्रथमा ग्रामीण बैंक था, इसकी जो स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुई थी। मुरादाबाद में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन आता है कहां पर हुई थी। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसे स्पॉन्सर्ड कितने किया था। देखो, भारत में अगर कोई भी ग्रामीण बैंक होता है, उस ग्रामीण बैंक में जो शेयर होता है वो 3 लोगों का होता है। किसी भी ग्रामीण बैंक में जो शेयर होता है, जैसे मैंने बताया था जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनमें जो शेयर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 51% था।
अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, या क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि ग्रामीण बैंक में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है, वो कितना है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर होता है ग्रामीण बैंक में, वो 50% होता है। देन स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर होता है ग्रामीण बैंक में, वो आपका 15% होता है, ठीक है। एंड हर एक ग्रामीण बैंक में एक स्पॉन्सर्ड बैंक होता है। स्पॉन्सर्ड का मतलब कि जो उसे फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, जो उसे फाइनेंस कर रहा है। तो 35% जो फाइनेंसिंग होती है, वो हर एक ग्रामीण बैंक के उस स्पॉन्सर बैंक के थ्रू की जाती है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि प्रथमा बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन सा था। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, हर एक ग्रामीण बैंक का नहीं पूछा जाता। प्रेजेंट में अगर हम देखें तो प्रेजेंट में 43 ग्रामीण बैंक है, लेकिन आपसे 43 के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आपसे एक ही पूछा जाएगा कि प्रेजेंट में जो ग्रामीण बैंक है उसे स्पॉन्सर कौन कर रहा है, सॉरी, जो प्रथमा बैंक है उसे स्पॉन्सर कौन कर रहा है। तो प्रथमा बैंक को जो स्पॉन्सर कर रहा है वो सिंडिकेट बैंक करता है। अब सिंडिकेट बैंक भी मर्ज हो गया है किसमें? जब स्टार्टिंग में सिंडिकेट बैंक ने इसे स्पॉन्सर किया था। अब सिंडिकेट बैंक मर्ज किस में हो गया? 2020 में अगर हम देखें तो सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया कैनरा बैंक में। तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर यहाँ पे तो यहाँ तो इसका आंसर सही है, सिंडिकेट बैंक, क्योंकि उस समय यही था। बट अभी अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि प्रथमा बैंक को प्रेजेंट में कौन स्पॉन्सर कर रहा है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में कैनरा बैंक करेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया। क्लियर है? उस समय सिंडिकेट बैंक था, तो हम वहीं पर अगर हम देखें तो वहां पर उस समय सिंडिकेट बैंक ने किया था, तो यहाँ पर ये आंसर सही है। लेकिन क्वेश्चन अगर इस तरीके से हो कि प्रेजेंट में कौन कर रहा है प्रथमा बैंक को, तो प्रथमा बैंक को प्रेजेंट में अब कैनरा बैंक कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, विच बैंक was द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस एटीएम इन इंडिया? ऑटोमेटेड टेलर मशीन को भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन में स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एचएसबीसी, इंडियन बैंक, आईसीआईसी बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। एंड द राइट आंसर इज एचएसबीसी बैंक। भारत में जो सबसे पहले एटीएम को इंट्रोड्यूस किया था एचएसबीसी ने किया था। एचएसबीसी का फुल फॉर्म है हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ कॉरपोरेशन। ये एक मार्क्स का क्वेश्चन इसके फुल फॉर्म से भी आया हुआ है, और आपसे ये इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन आता है कि एचएसबीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, या रिटर्न में भी क्वेश्चन हमने कई बार देखा है कि एचएसबीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो एचएसबीसी का हेडक्वार्टर लंदन है। कई बार के बच्चे इसके नाम से जो है वो हेडक्वार्टर गलत लगाए जाते हैं। हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ कॉरपोरेशन, तो बच्चों को लगता है कि शंघाई में होगा, हांगकांग में होगा, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, मतलब एटीएम, जो पहला एटीएम भारत में स्थापित हुआ था, वो 1987 में एचएसबीसी ने किया था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एटीएम जो स्थापित हुआ था भारत में, वो 1947 में हुआ था, 1987 में हुआ था। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन एग्जिस्टेंस? भारत का सबसे लार्जेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक कौन सा है जो अभी तक है? और सबसे लार्जेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? हमारा प्यारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा, विच इज द फर्स्ट बैंक टू ओपन ब्रांच आउटसाइड इंडिया? पहला बैंक जिसने भारत के बाहर अपनी ब्रांच ओपन करी। तो पहला बैंक जिसने भारत के बाहर अपनी ब्रांच ओपन करी वो था हमारा बैंक ऑफ इंडिया। 1946 में इसने अपनी पहला बैंक था जिसने अपनी पहली ब्रांच इंडिया के बाहर ओपन करी, वो थी लंदन में। क्लियर है? लंदन में सबसे पहली बार भारत का कोई बैंक ओपन हुआ था 1946 में। बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पहला ओवरसीज बिजनेस स्टार्ट किया था बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट, शेड्यूल बैंक कम अंडर विच शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934? अब देखो वही क्वेश्चन आ गया जो हमने पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, डिटेल में समझा था, उसका ही क्वेश्चन बन गया कि कौन सा जो शेड्यूल बैंक है हमारे, वो कौन से शेड्यूल में आते हैं आरबीआई एक्ट के? तो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में आते हैं। मैंने बताया था आरबीआई एक्ट सेकंड शेड्यूल, शेड्यूल टू ई के अंतर्गत ये आपके शेड्यूल बैंक्स आते हैं। क्लियर? दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन रीजनल रूरल बैंक? अभी हमने शेयर डिस्कस किया था। रीजनल रूरल बैंक में 3 लोगों का शेयर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक। और ये क्वेश्चन आता भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना शेयर होता है? 50, स्पॉन्सर का 35% होता है, और स्टेट गवर्नमेंट का कितना शेयर होता है? 15% शेयर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक was द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस चेक सिस्टम इन इंडिया? पहला बैंक जिसने चेक सिस्टम को भारत में इंट्रोड्यूस किया था। तो पहला बैंक है जिसने चेक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, वो था बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल ने चेक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था 1833 में।
तो जो आज हम चेक यूज करते हैं, चेक लिखते हैं, चेक का जो सिस्टम स्टार्ट किया था वो 1833 में भारत में पहली बार किया गया था बैंक ऑफ बंगाल द्वारा। बैंक ऑफ बंगाल अगर हम देखें तो पहला प्रेसिडेंसी बैंक था। मैंने वही बताया था कि भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, और ये जो पहला प्रेसिडेंसी बैंक था बैंक ऑफ बंगाल 1833 में, इसने पहला चेक सिस्टम, पहली बार चेक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। तो क्वेश्चन आते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच बैंक इज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? पहला बैंक जिसने भारत में म्यूचुअल फंड्स को इंट्रोड्यूस किया, तो फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड इन इंडिया वाज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1987। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझना, यहाँ पूछ रहा पहला बैंक। अगर क्वेश्चन आता कि फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड इन इंडिया, अगर क्वेश्चन ये बनता कि पहला इंस्टीट्यूशन जिससे म्यूचुअल फंड को इंट्रोड्यूस किया भारत में, तो वो था आपका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। ये क्वेश्चन आता है भैया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो आज के टाइम में अगर हम देखें तो एक्सिस बैंक है। 1994 में ये एज ए एक्सिस बैंक के फॉर्म में इस्टेब्लिश हो गया था। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने 1964 में पहली बार म्यूचुअल फंड को इंट्रोड्यूस किया था। अब क्वेश्चन ये है कि पहला बैंक जिसने म्यूचुअल फंड बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो आपको पता ही है कि बैंक अब सारे फाइनेंशियल बिजनेस कर रहा है, और इतने ये जो फाइनेंशियल बिजनेस का ऑपरेशन है बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। तो 1987 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक था जिसने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था। क्लियर है? आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, और इनसे फ्यूचर में भी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये जो है ये स्टैटिक पार्ट है हमारे हिस्ट्री का, हमारे बैंकिंग हिस्ट्री का। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम अगले सेशन में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।